Hey guys, this is Kajal Kaushik and I welcome you all back on my channel Cool and Easy। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल Cool and Easy में। ले आई हूँ आप लोगों के लिए आईएलटीएस से रिलेटेड एक और राइटिंग टॉपिक और आज का लेसन आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आप सबको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप किसी भी राइटिंग टास्क के अंदर अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं आता है तब भी अपना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत ही एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इवन इफ यू नो नथिंग अबाउट द टास्क, यू कैन राइट योर इंट्रोडक्शन पेज एंड योर कंक्लूजन एरिया वेरी ब्यूटीफुली। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, हमारे पास बहुत कुछ है आज पढ़ने के लिए और स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स भी आपके साथ क्वेश्चन की जरूर डिस्कस करूंगी, बट मेरा आज का फोकस जो है वो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का रहेगा, क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं किसी भी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखने में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको पता नहीं होता है कि अगर इंट्रोडक्शन बिल्डअप कर भी लिया है तो कंक्लूजन में क्या लिखना है। समटाइम्स माय स्टूडेंट्स आल्सो गेट क्यूरियस्ड कि उनको किस तरीके से कंक्लूजन लिखना है और वो उसका एरिया जो है छोड़ देते हैं। तो उनको मैं एक ही मेथड अप्लाई करने को बोलती हूँ जो मैं आप लोगों को बोर्ड पे सिखाने जा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आप लोग का कोई भी सिंगल एलिमेंट मिस ना हो। उसका रीजन ये है कि एंड में आप लोग टास्क को कॉपी जरूर कर सकते हैं, लेकिन थ्रू आउट द टास्क मैंने जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, सिनोनिम्स और चीजें बताई होंगी वो आप लोगों के मिस हो जाएंगी। तो आप लोग 10-15 मिनट जितने का भी मेरा वीडियो होगा आप इसको पूरा देखें और लर्न करने की कोशिश करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें लिख के भी भेज सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, हम आपकी मदद करने की बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Students, I have written the question on the board for you and I do not want to waste much of your time. So let's begin with the question. If the board is not visible to you all, I am narrating the question so that you guys can match up with my voice. The question is, some people think students should learn more practical courses like computer, but others think they should learn more about theoretical courses like geography and mathematics. Discuss both views and give your opinion. आज के टास्क के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को चूज किया है। एजुकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स में आना बहुत ही ज्यादा कॉमन है। अक्सर एजुकेशन बेस्ड जो है क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं और डिस्क्रिप्टिव नेचर के आते रहते हैं। तो इस केस में आप लोग कैसे कोई भी इंट्रोडक्शन बिना किसी आइडिया के रेडी कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को याद ही होगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन जनरेट करने के 3 आइडियाज बताए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक वो आइडियाज नहीं लर्न किए हैं तो आप प्लीज मेरी पिछली राइटिंग की वीडियो चेक कीजिए, उसमें आपको तीनों वेज पता लग जाएंगे कि किस तरीके से वो 3 आइडियाज आपको पूरी इंट्रोडक्शन तैयार करने में हेल्प करते हैं। जिसका पहला पार्ट होता है जर्नल स्टेटमेंट। अब जर्नल स्टेटमेंट क्या होता है मैं आपको बता देना चाहती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि सम पीपल थिंक स्टूडेंट्स शुड लर्न मोर प्रैक्टिकल कोर्सेज। मैं सिर्फ इतना ही सेंटेंस पढ़ूंगी और मैं आइडिया लगा लूंगी यहाँ से कि जो पूरा क्वेश्चन है वो एजुकेशन के ऊपर है, क्योंकि व्हेन देयर आर स्टूडेंट्स इन्वॉल्व देयर इज एजुकेशन इन्वॉल्व। तो आप लोगों को ज्यादा नहीं सोचना है, आपको अपनी एक जर्नल स्टेटमेंट एजुकेशन पे बना देनी है और वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखवा रही हूँ, जिसको आप हर तरह के एजुकेशन वाले क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, आप लोग को यहाँ से आप देख भी सकते हैं। आप तो सेंटेंस का स्टार्टअप इस तरह से कर सकते हैं, देयर इज नो डिनायल इन the fact that education को आप pedagogy भी बोल सकते हैं, इसका डायरेक्ट सिनोनिम है that pedagogy is the biggest and most influential weapon to eradicate all the issues globally. Globally word used for around the world. आप लोग देख सकते हैं मैंने एक जर्नल स्टेटमेंट लिखा है। आप लोगों को एंड में मैं क्लोजर व्यू जरूर दूंगी, लेकिन आप लोग पूरी डिस्कशन जरूर सुनिए, क्योंकि अगर आप लोगों को डिस्कशन समझ आएगी तभी यू गाइज वुड बी एबल टू यूज माई सेंटेंसेज इन योर राइटिंग टास्क। तो हम लोगों ने लिखा है इस बात में कोई
और आप लोग इसको पॉजिटिव सेंस में इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमने जर्नल स्टेटमेंट के बाद अपना बैकग्राउंड तैयार करना होता है। नाउ व्हाट इज बैकग्राउंड? दैट इज द मेजर क्वेश्चन। Whatever the sentences are written before your main question, like your question in the sentences, discuss both views and give your opinion. ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को छोड़कर जितना भी स्टेटमेंट आपको पीछे दिया गया है, आप जब उसको अपनी लैंग्वेज में राइट डाउन करते हैं, दैट इज बेसिकली योर बैकग्राउंड, दैट इज बेसिकली रीफ्रेजिंग द स्टेटमेंट। और इस चीज को भी मैं बहुत ज्यादा ईज करने वाली हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। जब भी आप लोगों को क्वेश्चन के स्टार्ट में मिल जाए मैनी पीपल और सम पीपल, तो आप लोगों ने इसके लिए यहाँ पे सिंपली लिखना है हियर कॉमा अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। सम पीपल को आपने हमेशा ही अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में चेंज कर देना है। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। सम पीपल के बाद आपको थिंक वर्ड मिल रहा है। थिंक को आप चेंज कर सकते हो बिलीव में, पोंडर में, एजर्ट में और रिकॉल में। तो मैं यहाँ पे दो वर्ड्स यूज कर लेती हूँ फिलहाल, ताकि आप लोग कॉपी कर सकें। इंडिविजुअल्स पोंडर और एजर्ट दैट स्कॉलर्स मस्ट रीड more applied subjects while others state or claim that the maximum attention must be given to conceptual / abstract subjects। यहाँ पे मैं अपनी पूरी स्टेटमेंट को जो है रिफ्रेश कर चुकी हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था सम पीपल थिंक, सम पीपल के लिए आप लोगों ने हियर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इस्तेमाल करना है। थिंक के लिए आप पोंडर रिजॉर्ट, इसके पोंडर और एजॉर्ट, इसके अलावा भी काफी सारे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को मैं बताऊंगी। दैट स्कॉलर्स मस्ट रीड मोर अप्लाइड सब्जेक्ट्स। अप्लाइड सब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि जो बच्चे हैं, बच्चे स्कॉलर्स यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ज्यादातर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए आप लोग अप्लाइड सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास है बट अदर थिंक, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरीके से आ जाए, आप लोगों ने और कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों ने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखने के बाद वाइल लिखना है, WHILE, देन कॉमा अदर स्टेट और क्लेम दैट। स्टेट भी लिख सकते हैं और क्लेम भी लिख सकते हैं। क्लेम इज द फाइनेस्ट वर्ड, आप उसका इस्तेमाल करें। क्लेम दैट द मैक्सिमम अटेंशन मस्ट बी गिवन टू कंसेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट्स। कंसेप्चुअल एंड एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट्स जो है वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए यूज होते हैं, जिनमें कोई प्रैक्टिकलिटी ज्यादा खास नहीं होती। आपको जस्ट रीड आउट करना होता है बैठ के और चीजों को समझना होता है। तो मुझे लगता है आप लोगों को अब यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द जर्नल स्टेटमेंट एंड व्हाट इज द रीफ्रेज ऑफ द क्वेश्चन स्टेटमेंट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एरिया, जिसमें हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे जो मैंने आप लोगों को पहले डिक्टेट किया था, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। इसके लिए आप लोग किसी भी क्वेश्चन में सेम सेंटेंस लिख सकते हैं और वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप समझ के कर लेंगे तो दैट वुड बी वेरी फाइन। अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्टिव कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यानी कि डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके पास मिलता है, तो आप लोग सेम थीसिस का लाइन जो है जनरेट कर सकते हो। आप लोग के मार्क्स कहीं भी नहीं कटेंगे। तो लेट्स बिगिन। काश दिस essay shall cast light on both opinions। हमने हाफ पार्ट इसमें लिख लिया है। डिस्कस बोथ व्यूज के लिए हमने सेंटेंस बनाया है, दिस essay
शेल कास्ट लाइट ऑन बोथ ओपिनियंस। ये ऐसे जो है आप सभी को, आप अपने एग्जामिनर को एक्चुअली यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि इस ऐसे में मैं दोनों पर्सपेक्टिव्स की बात करूंगा, दोनों के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। अब हमारे पास एक और भी कनेक्टेड सेंटेंस है विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन दैट गिव योर ओपिनियन। उसके लिए आपको फुल स्टॉप के बाद ही लिखेंगे आई पर्सनली फेवर फॉर्मल / लेटर नोशन। फॉर्मल है फर्स्ट व्यू के लिए, LATTER इज यूज्ड फॉर द लेटर व्यू। द सेकेंड व्यू जिसमें लोगों ने कहा हुआ है, जिसमें एक ग्रुप जो है ये मानता है कि आप लोगों को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स की चॉइस हो सकती है, वो अपनी मर्जी से किसी भी व्यू को जो है चूज कर सकते हैं टू फेवर, बट मेक श्योर दैट यू गाइज वुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट ब्यूटीफुली सो दैट यू शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट योर ओन सेंटेंसेस व्हाइल राइटिंग योर ओपिनियन इन द थर्ड बॉडी पैराग्राफ। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। हमारा पूरा इंट्रोडक्शन जो है तैयार हो चुका है। आप लोग भी इसी तरीके से बहुत आसानी से अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं। आप लोग मेरी वीडियो एक बार भी अच्छे से देख लेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो आप लोग को समझ आ जाएगा कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को बिना पॉइंट्स के भी इसका कंक्लूजन तैयार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कंक्लूजन हमेशा जो होता है वो थीसिस बेस्ड होता है। और थीसिस क्या है? दिस essay shall cast light on both views and I personally believe और I personally favor former or latter notion। तो आप लोगों ने इस लाइन के बेस पर अपना कंक्लूजन तैयार करना है, इस थीसिस के बेस पर अपना कंक्लूजन तैयार करना है। जब आप लोग कंक्लूजन लिखने लगे तो आप लोग लिख सकते हैं टू रिकैपिचुलेट ये एक स्टार्टिंग कनेक्टर है जो हम लोग कंक्लूजन यानी कि रिजल्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप लोग एंड में जाके कहते हैं कि ऊपर जो भी लिखा है उसका रिजल्ट ये है। इसके साथ ही मैं एक लाइन और जो है फिट कर रही हूँ यहाँ पे, और आप लोग वो भी बिल्कुल सेम जो है अपनी राइटिंग में यूज कर सकते हैं। इट कैन बी रीस्टेटेड दैट। यहां तक आप लोग हर एक कंक्लूजन में, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव है, चाहे वो प्रॉब्लमेटिक है, चाहे वो डिबेटेबल है, इन तीनों का भी मतलब मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द किसी वीडियो के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बस ये बता सकती हूँ जहाँ पे आपको डायरेक्टली बोला गया हो बोथ व्यूज और गिव योर ओपिनियन, या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बता दीजिए डायरेक्टली, देयर इज नो डिबेट, उसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, दैट तक आपने सिमिलर लिखने के बाद आप लोगों ने उस व्यू के साथ स्टार्ट करना है सेंटेंस जिसके साथ आप नहीं हैं, यानी कि जिसको आप फेवर नहीं करते हैं, आप लोग उसके साथ शुरू कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं ज्यादातर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को उतना फेवर नहीं कर पाऊंगी इफ आई कंपेयर इट विद द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बिकॉज दे एड मोर वैल्यू टू द लाइफ। आई बिलीव दैट I also agree that somehow conceptual subjects are important to know the basics of any subject, but still I would say that practicality is something that takes us somewhere in life. It adds value to the life. It helps us gain more and explore more job opportunities. So that is the reason I would choose the practical learning. तो मैं उसके बेस पे आपको बता देती हूँ। तो अब मेरा फेवर जो है वो प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ है, और मैं जिस चीज को डिसफेवर कर रही हूँ, जिसको फेवर नहीं कर रही हूँ, वो है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। तो मैं दैट के बाद सबसे पहले लिखूंगी ऑल्दो एब्स्ट्रैक्ट subjects are integral the importance of practical studies cannot be ignored. Precisely, it is one's practical
job opportunities. So here we go guys, this is it. सिर्फ इतना सा है, to recapitulate it can be restated that. उसके बाद आपने although लिखना है. आप लोगों को मैं बता दूं आपके राइटिंग टास्क में if and although वाले सेंटेंसेस थोड़ा important रोल प्ले करते हैं because they are part of complex sentences and if you write them it takes your writing to the next level and you can guarantee that you have attempted the task 4, 7 और 7+ band. तो ये बहुत जरूरी होते हैं सेंटेंसेस बनाने. तो आप लोग सेफली although वाला सेंटेंस जो है अपने कंक्लूजन में जो है इंक्लूड कर सकते हैं. although abstract subjects are integral, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मानते हैं चाहे कि एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं. इंटेग्रल जो है इम्पोर्टेंट का सिनोनिम है. द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल स्टडीज कैन नॉट बी इग्नोर्ड. यहाँ पे लेकिन हम लोग जो प्रैक्टिकल स्टडीज की अहमियत है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उनके सिग्निफिकेंस को बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता. प्रिसाइसली इट इज वंस प्रैक्टिकल एट्रीब्यूट्स दैट हेल्प इन एक्सप्लोरिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज. हम कह रहे हैं कि स्पेसिफिकली अगर बात करें तो एक इंसान की प्रैक्टिकल स्किल्स ही ऐसी चीजें होती है जो उन लोगों को, जो किसी भी इंसान को बेसिकली बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज को टच करने में मदद करती है. तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का सेशन. मुझे नहीं लगता कि अब से आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आएगी डिस्क्रिप्टिव एसेस के इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को लिखने में. मैं इसी तरह से आप लोगों के हर एक क्वेश्चन टाइप के बारे में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के आइडियाज आपको देती रहूंगी ताकि एग्जाम में बाई चांस आपके पास आइडियाज कम भी हो तब भी आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बिल्कुल A1 जा सके और आप लोग मैक्सिमम स्कोर कर सके. तो ये थी हमारी आज की राइटिंग क्लास पे वीडियो. और इसके पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, जो प्रैक्टिकल कोर्सेज हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज में हेल्प करते हैं, हमें पता चलता है कि किस तरीके से किसी काम को करना है, दैट हाउ वी हैव टू परफॉर्म एनी टास्क, इट टेक्स अस टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ लाइफ. इवन द कंपनीज फेवर द पीपल हु हैव प्रैक्टिकल स्किल्स. तो आप इन तरह के पॉइंट्स को इसमें जॉट डाउन कर सकते हैं अपने बीपीज के अंदर. वहीं पे अगर मैं कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स की बात करूं जो थियरी बेस्ड है, थियरी जो है प्रैक्टिकल का बेस होता है, तो इसको हम लोग कोर मान सकते हैं. और कोर को लीव करना किसी भी तरीके से बिल्कुल भी सही नहीं होगा. हमें अगर हमारा बेस अच्छा होगा तो हम लोग किसी भी चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे. सेकेंडली थियरी जो है हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है. जंप करेंगे तो हमारी बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी. इसमें आप लोग थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के बारे में बता सकते हैं जिसमें हमें पूरी यूनिवर्स की वर्किंग के बारे में पता चलता है. इसके अलावा आप लोग थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बता सकते हैं जिसमें हमें इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के बारे में पता चलता है. तो इस तरह के पॉइंट से जॉट डाउन करके आप लोग पूरा टास्क लिख सकते हैं. आप लोग चाहे तो पूरे टास्क को अटेम्प्ट करके इसकी एक कॉपी हमें हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. वहां से हम आप लोगों को बिल्कुल हेल्प करने की कोशिश करेंगे. और मैं आप लोगों को तब तक एक क्लोजर व्यू दिखा देती हूँ अपने बोर्ड का, ताकि आप लोग अगर कोई वर्ड रह गया है, मिसिंग है या आप लोग को विजिबल नहीं था मेरी लेक्चर के दौरान, तो आप उसे लिख सकेंगे. सो दिस इज ऑल गाइस. उम्मीद है कि इस वीडियो ने आप लोगों की कुछ मदद की होगी और अब से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का कोई भी इंट्रोडक्टरी एरिया आपको लिखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा. और मैं आप लोगों को इसी तरीके से बताती रहूंगी कि किस क्वेश्चन में आप लोग कौन से जनरल स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो हमेशा हर क्वेश्चन के साथ आप लोग एंगेज कर पाएंगे और इजीली आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे. तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए. काइंडनेस इज अ वर्च्यू एज आई ऑलवेज से एंड इट शुड बी ऑप्टेड वेरेवर यू कैन. तो अगली बार फिर मिलूंगी आपके साथ एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और कोशिश करूंगी आपका IELTS फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए. Till then, I am taking your leave.